कोई एक भी कोई भी एक ऐसा केमिकल है जिसके हमारे बॉडी के अंदर आने की वजह से हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो बदल जाए, चेंज हो जाए। लिवर है, ज्यादा ही काम कर रहा है, ड्रग दिया, काम कम कर दिया उसका। लिवर है, काम कम कर रहा है, ड्रग दिया, काम बढ़ा दिया। तो ड्रग एक ऐसा केमिकल होता है जो बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज करे। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो साइको एक्टिव होते हैं। साइको एक्टिव मतलब हमारी बॉडी की साइकोलॉजी या ब्रेन के साथ छेड़खानी करते हैं। जैसे या तो हमें नींद दिलाते हैं, आराम दिलाते हैं, या माइंड को कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट कर देते हैं, माइंड को सप्रेस कर देते हैं, या हैलुसिनेशंस कॉज करते हैं। ये चारों तरीके के जो ये हर तरीके के जो ड्रग हैं इन्हें हम साइको एक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। और क्योंकि ये ड्रग एक पर्सन की साइकोलॉजी के साथ इंटरफेरेंस करते हैं, तो कई लोग इनको इनके मेडिकल यूज के अलावा लेते हैं, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। तो फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अलावा इनका यूज करना, इनका एब्यूज कहलाता है। तो मान लेते हैं कि जैसे मॉर्फिन है, किसी का ऑपरेशन हुआ, तो एज अ पेन किलर या सेडेटिव हमने उसको मॉर्फिन दिया, मेडिकल यूज है। अब मान लो कोई एक आम इंसान है, थोड़ा सा परेशान है, उसको नींद नहीं आ रही और उसने मॉर्फिन लिया और वो सो गया। ठीक है, तो फिर ये ड्रग का यूज नहीं, क्या कहलाएगा, एब्यूज कहलाएगा, क्योंकि आपका ऑपरेशन नहीं हुआ था, आपकी फिजियोलॉजिकल डिमांड नहीं थी, आपने तो इसको एज अ एक लग्जरी के तौर पे, एक एक्स्ट्रा के तौर पे आपने इसको क्या किया, इस्तेमाल किया। तो फिर ये एब्यूज कहलाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, ठीक है ना, या मॉर्फिन की मॉडिफाइड फॉर्म्स हो गई, जैसे कि जैसे कि हेरोइन। ठीक है, इनका यूज सप्रेस करने के लिए बॉडी को, और यू नो रिलैक्स करने के लिए, फीलिंग गुड वाली फीलिंग लेने के लिए, यूफोरिया बोलते हैं लेने के लिए। तो ये सब ड्रग एब्यूज में आता है। आइए देखते हैं कि कौन से जो ड्रग्स है जो मेनली एब्यूज किए जाते हैं। पहला है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शन को तेज कर देते हैं। इंक्रीज वेकफुलनेस, हमारी को नींद से भगा देते हैं। एग्जाम्पल निकोटीन जो सिगरेट में पाया जाता है। एम्फाटेमिन जो है वो सिंथेटिक हैं। ठीक है ना, कोकेन जैसा सिंथेटिक एक्शन होता है इनका, एम्फाटेमिन का। डिप्रेसेंट्स जो बॉडी फंक्शन को स्लो कर देते हैं, नींद लाते हैं। ठीक है, एंड काम करते हैं, नर्व्स को, मसल्स को रिलैक्स करते हैं। बार्बिटूरेट्स नींद लाने वाले। मॉर्फिन पेन किलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पेन किलर। हेरोइन ये भी सप्रेसिव है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज हेरोइन। देन अगेन ओपिएट्स। ओपिएट्स मतलब पेन रिडक्शन, पेन रिड्यूसिंग ओपियम, जिससे अफीम भी बनाया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन, कोकेन, अगेन ये सब एक तरीके से पेन एंड एंजाइटी कम करने में क्या करते हैं, काम करते हैं। खैर इसमें कोकेन गलत दिया है, कोकेन ऑपिएट्स में नहीं, कोकेन कोका एल्कलॉइड्स में आएगा। खैर, देन एंड कोकेन यहाँ आएगा। ठीक, नेक्स्ट है हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन
एक अलग तरीके की सेंसेशन जनरेट करते हैं बॉडी में, जो चीजें नहीं है वो नजर आती हैं, है ना। इसमें मारीजुआना, LSD, लाइसर्जिक डाइथैलेमाइड, जो आपको एक फंजाई से मिलता है, ये सब आते हैं और ये सब कहलाते हैं आपके साइको एक्टिव ड्रग्स, जिसमें जो हेलुसिनोजेंस हैं उनको हम साइको डेलिक भी बोल देते हैं। ठीक है, बाकी सारे ड्रग्स को हम साइको एक्टिव बोल सकते हैं। और साइको एक्टिव एक्टिव के अंदर ही एक और कैटेगरी है साइकोडेलिक, जो स्पेसिफिकली हेलुसिनोजेंस को बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये पॉपी प्लांट है। पॉपी प्लांट का ये फ्रूट है, ठीक है, जिसको आप पेपावर सॉरी सॉरी जिसको आप पेपावर सोमिनिफेरम्स के नाम से भी जानते हो। पेपावर सोमिनिफेरम, जो ये व्हाइट जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसका लैटेक्स है। इस लैटेक्स को निकाल के, सुखा के, हाथों से रब कर करके अफीम बनाई जाती है। इसी को एक्सट्रैक्ट करके इसके जो केमिकल्स हैं उससे ओपियम बनाया जाता है। ओपियम को मॉडिफाई करके, मतलब इसको सुखा के क्रिस्टलाइज करके ओपियम बनाया जाता है। इसको मॉडिफाई करके मॉर्फिन बनाया जाता है, और मॉर्फिन की डाइएस्टाइलेशन से आप हेरोइन बना सकते हो, या सिंपल मॉडिफिकेशन से कोडीन बना सकते हो। कोडीन वही केमिकल है जो बच्चों की खांसी की दवाई में पाया जाता है। तो कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन, ये सब रिलेटेड हैं। ये सब, इन सब का पेरेंट प्लांट पेपावर सोमनिफेरम है, ठीक है, जिसे हम पॉपी प्लांट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, मॉर्फिन हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया मॉर्फिन को, तो हमको मिल गया कोडीन। ये पिंक का स्ट्रक्चर दिखा रखा है कैसे मॉडिफाइड है। और यही मॉर्फिन का डाइएस्टाइलेशन किया, एसाइल ग्रुप दो ऐड कर दिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये बन गया हेरोइन। तो हेरोइन, मॉर्फिन और कोडीन का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, और ये एनसीईआरटी में भी दिया है। ये दिखा रखा है पॉपी प्लांट, और ये स्ट्रक्चर देखा है मॉर्फिन का। नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज है। ये जो चेयर की फॉर्म में दिखा रखा है केमिकल, इसको भी इसी बेंजीन रिंग की फॉर्म में दिखा रखा है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है इन न्यू एनसीईआरटी मॉडिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर में दो रिंग्स आती हैं, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। ठीक, आगे बात करते हैं। ओपियम इफेक्ट कैसे करता है? देखिए, ओपियम के जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, वो आपके ब्रेन और जीआई ट्रैक्ट में रहते हैं। ठीक है, मॉर्फिन लिया कैसे जाएगा भाई? इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। हेरोइन हो गया तो हेरोइन को स्नॉट किया जा सकता है, ठीक, तो स्नॉट किया जा सकता है, इंजेक्ट किया जा सकता है, मेनली इंजेक्ट ही किया जाता है। और काम कैसे करता है? नींद लाता है, स्लीप लाता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन को कम करता है, ठीक है ना, पेन को सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन ओपियम से डिराइव्ड प्रोडक्ट के हैं। और देखिए, ये हेरोइन है, इसको इंजेक्ट भी किया जा सकता है, एज अ मेडिसिन भी इनटेक किया जा सकता है, बट इफेक्ट कम होता है। स्नॉट किया जा सकता है, ठीक है ना, क्विक एक्शन स्नॉट से आएगा या इंजेक्शन से आएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं कि जो ओपिएट्स है उनका फंक्शन सप्रेसिव है। अच्छा, हेरोइन के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, जैसे कि नजर आ रहा डायग्राम में, वाइट है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, विद बिटर टेस्ट, ठीक है, एंड इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा।
तो यही इंफॉर्मेशन है ओपिएट्स के बारे में। आपको ये याद रखनी है कि कोई बोले मॉर्फिन, कोई बोले कोडीन, कोई बोले हेरोइन, कोई बोले अफीम, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे रिलेटेड हैं। सबका पेरेंट प्लांट कौन है? पेपावर सोमनिफेरम। पेपावर सोमनिफेरम का क्या? उसके फ्रूट का लेटेक्स जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे, ये बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, आसपास उगा हुआ पाया जाएगा। इसको हम भांग का प्लांट बुलाते हैं। साइंटिफिक नेम इज कैनाबिस सटाइवा, या कैनाबिस इंडस भी है एक, जो इंडियन नेटिव है, इंडिका, कैनाबिस इंडिका। तो जो कॉमनली बात करते हैं, कैनाबिस सटाइवा की बात करते हैं। इस कैनाबिस सटाइवा के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग ड्रग्स या अलग अलग केमिकल्स बनाते हैं। कैनाबिस के रिसेप्टर प्रिंसिपली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं, ठीक है। इसकी अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि भांग। भांग लीफ से या लीफ के टॉप से उसको पीस के बनाई जाती है और उसको खाया जाता है, ठीक है ना। खाया जाता है मतलब इसको इंजेस्ट किया जाता है। ड्रिंक की फॉर्म में इंजेस्ट किया जा सकता है, फूड की फॉर्म में इंजेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको ओरली इंजेस्ट किया जाता है, तो वो उसको हम भांग बुलाते हैं, ठीक है। भांग के अलावा गांजा। गांजा इज एक्चुअली अपर लीव्स और सीड्स हैं और अदर रीजन हैं, फ्लावर टॉप्स हैं, जो ड्राई की गई हैं, ठीक है ना। ड्राई करने के बाद दे आर, गांजा इज जनरली स्मोक्ड। ये इसी से आ रहा है, बस अलग कॉम्बिनेशन है, ड्राई किया है लीव्स को और सीड्स को, और गांजा इज स्मोक्ड। इसको रोल करके सिगरेट की तरह जला के स्मोक किया जाता है, दैट इज गांजा। और हाशिश, हाशिश जो है, ठीक है, जिसको हम चरस भी बुलाते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, बिस्किट की फॉर्म में, या उसे भी स्मोक किया जा सकता है। वो और रिफाइंड फॉर्म है किसकी? गांजा की ही रिफाइंड फॉर्म है हशीश, ठीक। तो ये सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना, ठीक है ना। ये सब का ओरिजिन कैनाबिस सटाइवा है। और इसका जो एक्शन है वो अलग एक्शन है। इसका एक्शन हैलुसिनेशन है, ये इसकी हैलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज है। मतलब ये आपको अलग ही दुनिया के अंदर एक ले जाएगा, टाइम का डिफरेंस पता नहीं चलेगा, चीजें जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में नजर नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स ये हैवी हैवी इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहा हूँ। माइल्ड इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट अलग हो सकता है, हैवी का अलग हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैनाबिस सटाइवा। अगला जो प्लांट है हमारे पास वो है अरिथ्रोजाइलम कोका। एर्थ्रोजाइलम कोका इज साउथ अमेरिकन डेरिवेटिव। साउथ अमेरिका का, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, नेटिव है, सॉरी साउथ अमेरिकन नेटिव। साउथ अमेरिका से ये प्लांट का इसका ओरिजिन है, और इससे हम कोका एल्कलॉइड्स बनाते हैं, जैसे कोकेन इसी का प्रोडक्ट है, क्रैक, ठीक है, जिसको ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं, मतलब कि जो एक बाय प्रोडक्ट है कोकेन का, एक सस्ता फॉर्म है क्रैक, ठीक है वो। ये सब कोका एल्कलॉइड्स में आते हैं। ये स्टिमुलेंट्स हैं, ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, ये स्टिमुलेंट्स हैं। इसमें सबसे खतरनाक या सबसे इंपॉर्टेंट है कोकेन। कोकेन खतरनाक क्यों है? कोकेन खतरनाक इसलिए है, पहला, ज्यादा अमाउंट में कोकेन लेने से डेथ हो सकती है। दूसरा,
कोकेन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तीसरा, कोकेन का अमाउंट धीरे धीरे पर्सन को बढ़ाना पड़ता है और इसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग है। मतलब कोकेन की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। आदत तो मॉर्फिन की भी पड़ सकती है, आदत तो हेरोइन की भी पड़ जाती है, अल्कोहल निकोटीन की पड़ जाती है, लेकिन सब में कोकेन की जो आदत है वो सबसे खतरनाक है। सबसे मुश्किल जिस ड्रग से विड्रॉल करना है वो कोकेन है एक तरीके से। इसके विड्रॉल सिम्टम्स इतने स्ट्रांग है कि अगर आप कोकेन लेते थे और आपने अचानक से कोकेन छोड़ दिया या आपको नहीं मिला, तो कुछ केसेस के अंदर इट में ऑल्सो लीड टू डेथ। उतना स्ट्रांग इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इसलिए कोकेन बीइंग हार्मफुल। और कोकेन का आ, एक वर्जन है क्रैक, जहां पर हम कोकेन के बाय प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह से मिलाते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इज चीपर देन दी कोकेन, इसको हम क्रैक कोकेन बोलते हैं। मतलब बाय प्रोडक्ट ऑफ कोकेन इज मिक्स विद बेकिंग पाउडर एंड अदर थिंग्स, दी क्रैक। आगे बात करते हैं। कोकेन के इफेक्ट्स मैंने बताया कि प्यूपिल को डायलेट करेगा, ठीक है, हेडेक कॉज कर सकता है, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, स्टमक अपसेट होगा। तो ये सारे फिजिकल इफेक्ट्स है किसके, कोकेन के। अब कुछ और चीजों की बात करते हैं जो स्टिमुलेंट से रिलेटेड है। एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी हैं, बट हाँ आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मेथ, मेथ बुलाते हैं मेथ जनरली, लेकिन पूरा नाम है मेथ एम्फेटामिन। ये भी सिंथेटिक केमिकल्स हैं, ये किसी लैब में बनाए जा सकते हैं। ये एक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं एक्सेस रिलीज ऑफ डोपामीन। और डोपामीन वो हार्मोन है जो आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देता है। तो क्योंकि ये डोपामीन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट हो जाते हैं। कोकेन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, वो डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है। मतलब वो पोस्ट प्री सिनेप्टिक यूज के बाद, देखिए कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अगर है, मान लीजिए डोपामिन ही है, वो प्रोड्यूस होने के बाद वापस चला जाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास। पता है आपको, न्यूरोट्रांसमीटर यूज हुआ, यूज होने के बाद वो वापस पिछले वाले न्यूरॉन के पास चला जाता है। कोकेन जो है इसी ट्रांसपोर्ट के साथ इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है न्यूरो की एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और वो कंटिन्यूसली फंक्शन करता रहता है। और कुछ सिमिलर ही एक्शन मेथाम्फेटामीन्स का भी है, वो भी कुछ सिमिलर ही तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खैर ये सिंथेटिक फॉर्म है। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि मैजिक मशरूम्स, मैक्सिकन स्पेशल मशरूम्स होती हैं जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं सिलोसाइबिन। सिलोसाइबिन, अब सिलोसाइबिन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिवेट कर देता है, आपको कलर्स और खूबसूरत तरीके से नजर आते हैं, ब्लड फ्लो ब्रेन में बढ़ जाता है, आप हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। आपकी बॉडी में एक जादू सा क्रिएट कर देते हैं, इसलिए मैक्सिकन मैजिक मशरूम इनका नाम दिया जाता है, ठीक है। दैट इज सिलोसाइबिन इज द केमिकल। आगे बात करते हैं ऐसा कुछ ब्रेन में इफेक्ट कि ब्रेन में हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेशन इनकी वजह से हो सकता है। फिर इसके अलावा मेस्कालिन कैक्टस है। ये स्पेशल तरीके का कैक्टस है, इसके लेटेक्स से हम ऑब्टेन करते हैं मेस्कालिन। मेस्कालिन अगेन क्या है, मेस्कालिन अगेन एक स्टिमुलेंट है।
सॉरी सॉरी, एक हेलुसिनोजन है, ठीक है, प्लस स्टिमुलेंट एक्शन एक्टिवेट कर देगा ब्रेन को, और अजीब अजीब सी चीजें क्या आएंगी, नजर आएंगी, बहुत ज्यादा कलरफुल चीजें क्या आएंगी, नजर आएंगी, जैसे कि विजुअल इफेक्ट एनहांस हो जाएगा, ठीक है ना, और कलर्स कुछ ज्यादा ही उभर कर आपको नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से एक आम जंगल भी कुछ ऐसा खूबसूरत सा नजर आने लगेगा, ठीक है ना। तो इमेजेस विजुअल्स को कुछ ज्यादा ही चेंज कर देता है, चीजें अलग ही कलरफुल तरीके से नजर आती हैं, ठीक है। ये इफेक्ट है मेस्कालिन का, और सिमिलर इफेक्ट है सिलोसाइबिन का। ये दोनों ही अलग अलग चीजों से डिराइव हो रहा है, एक हो रहा है डिराइव कैक्टस से और एक मशरूम से। तो ये एक बेसिक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं और एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि एलएसडी, लाइसर्जिक डाइइथाइल अमाइड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक फंजाई से मिल रहा है, एर्गॉट फंजाई, जिसका नाम है क्लाविसेप्स। ये नाम याद होना चाहिए आपको, क्लाविसेप्स परप्यूरिया, क्लाविसेप्स सीपीएस परप्यूरिया, परप्यूरिया। तो क्लाविसेप्स परप्यूरिया एक फंजाई है, राई फंगाई है, एर्गॉट फंजाई बोलते हैं इसको हम, ERGOT, एर्गॉट फंजाई। ये व्हाइट कलर का पाउडर ऑब्टेन किया जाता है, और ये जो LSD है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैलुसिनोजन है। इसका इफेक्ट भी हैलुसिनेटिंग होता है, मतलब कैनबिस सटाइवा के अलावा क्लाविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन LSD भी हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलाजामा, नाइट शेड प्लांट, ठीक है ना, या दतूरा प्लांट, ठीक है। ये दोनों ही, ठीक है, दोनों की ही हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। दतूरा की सीड्स, नाइट शेड प्लांट की लीफ टॉप्स, या इवन सीड या फ्रूट, दे ऑल हैव हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। और याद रखिएगा, जितनी ये प्लांट जिनकी हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, इनका कोई मेडिकल यूज नहीं है, ठीक। हैलुसिनोजेंस का मेडिकल यूज नहीं होता। मेडिकल यूज सिर्फ बार्बिचुरेट्स, पेन किलर्स, ओपिएट्स, स्टिमुलेंट्स का हो सकता है। हैलुसिनोजेंस का मेडिकल यूज नहीं होता, ठीक है। तो LSD का कोई मेडिकल यूज नहीं है, कैनबिस का एज कोई मेडिकल यूज, भांग, चरस, गांजा का मेडिकल यूज नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स का। अब हार्ड ड्रग क्या होते हैं और सॉफ्ट ड्रग क्या होते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो ड्रग्स जिनकी हमें आदत पड़ जाती है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते आसानी से, जो हमारी बॉडी में फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं हार्ड ड्रग। और जो ऐसा कोई फिजिकल डिपेंडेंस कॉज नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट ड्रग। अब डिपेंडेंस भी दो तरीके के होते हैं। मैं फिजिकल डिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, तो क्या कोई और डिपेंडेंस भी होता है? हाँ, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। मैं फर्क बताता हूँ। मान लीजिए आज आपने कोकेन लिया, हफ्ते भर लिया, एक हफ्ते बाद आपने कोकेन लेना बंद कर दिया, तो आपको पसीना आएगा, एंग्जाइटी होगी, बेचैनी होगी, खांसी होगी, उल्टी होगी। आपकी बॉडी आपसे मांगेगी कोकेन, कि कोकेन दो, वरना आपको अनईजी, एंग्जाइटी, ये सब फील होगा। बॉडी उस पर फिजिकली डिपेंडेंट हो गई है। तो ऐसे डिपेंडेंस वाले ड्रग को हम बोलते हैं हार्ड ड्रग, ठीक। जैसे अल्कोहल के लोगों को आदत पड़ जाती है, जिनको शराब पीने की आदत होती है, उनको ना मिले तो उनको परेशानी हो जाती है। खैर,
अब एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ठीक, जैसे भांग चरस गांजा की डिपेंडेंस, कि मान लीजिए मैंने आज, ठीक है ना, भांग को खाया या गांजा स्मोक किया और मुझे अच्छा लगा, एज्यूम करते हैं। अब अगले दिन मेरी बॉडी नहीं मांग रही है, मैं 4 5 दिन लगातार आई एम स्मोकिंग गांजा, मेरी बॉडी नहीं मांग रही, मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, कोई पसीना नहीं आ रहा, कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही, कोई बेचैनी नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रहा। हाँ, मुझे अच्छा लगा, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं दोबारा उसको ट्राई करूं, दोबारा मुझे अच्छा लगे, फील बेटर हो, मेरा मन कर रहा है, मन करेगा। लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं कि छोड़ दिया तो पसीना आ रहा है, उल्टी आ रही है, बुखार हो रहा है, कंपकपी हो रही है ना, सर में दर्द हो रहा है, ये सब सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे ड्रग्स जो फिजिकल डिपेंडेंस कॉज नहीं करते, साइकोलॉजिकल कर सकते हैं फिर भी, उनको हम सॉफ्ट ड्रग्स बोलते हैं। अब इसमें एक, अच्छा, जैसे कि अल्कोहल हार्ड ड्रग है, कोकेन हार्ड ड्रग है, हेरोइन हार्ड ड्रग है, निकोटीन जो सिगरेट में होता है हार्ड ड्रग है, मेथाम्फेटामिन हार्ड ड्रग है। तो कोकेन की, हेरोइन की, अल्कोहल की, सिगरेट स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है। चरस गांजा, हाशीश, एलएसडी, मेस्कालिन, सिलोसाइबिन, इनकी फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती। अच्छा, बीच में कैफीन भी है, देखिए, इसको बीच में रखा हुआ है। अब कैफीन को बीच में क्यों रखा हुआ है? कैफीन को बीच में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये ना ही एक हार्ड ड्रग है, ना ही एक सॉफ्ट ड्रग है। मतलब मतलब ये कि अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे कंटिन्यूसली, तो फिर बॉडी को इसकी फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी, तो ये हार्ड ड्रग में आ जाएगा। अगर आप लिटिल अमाउंट में लेंगे तो बॉडी इस पर डिपेंडेंट नहीं होगी, तो फिर ये सॉफ्ट ड्रग में आ जाएगा। मतलब वो ड्रग्स जो ज्यादा अमाउंट लेने में आदत पड़ती है लेकिन लिटिल अमाउंट लेने पे आदत नहीं पड़ती, उनको हम मिडिल कैटेगरी में रखते हैं, कि डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी इट में बी हार्ड और सॉफ्ट, जैसे कि कैफीन जो आपकी कॉफी, चाय, इन सब में पाया जाता है। खैर, तो ये हुआ हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग। अब टिपिकल विड्रॉल सिम्टम्स की बात करते हैं। कोल्ड शेक, कंपकपी होना, चिल एंड स्वेटिंग, पसीना आना, बुखार आना, मूड स्विंग्स, एंजाइटी यानी बेचैनी, हड्डियों में दर्द, बोन पेन, वॉमिटिंग, उल्टी आना, इंसोम्निया, नींद ना आना, डायरिया, ये सब अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। ड्रग टू ड्रग वेरी करेगा, किसी में पर्टिकुलर आएंगे, किसी में पर्टिकुलर आएंगे, और ये जनरली विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। ठीक, क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला है हमारे पास अल्कोहल एब्यूज। अच्छा, इसमें एक चीज मिस हो गई, मैं 1 मिनट आपको रिज्वाइन करता हूँ। ये 2 3 चीजें मुझे इसमें ज्वाइन करनी थी, मैं आपको रिज्वाइन करता हूँ। मुझे इसमें सिगरेट स्मोक की भी बात करनी है, तो आप, आई जस्ट रिज्वाइन यू इन 2 to 3 minutes, जस्ट वेस्ट कीजिएगा।
बेटा वेट करो सर, अभी दोबारा आते हैं, रिज्वाइन करते हैं। सर लेकिन मेरे पास कोई भी लिंक क्यों नहीं आ रहा है? ओके, तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर एक बच्चे को शायद आपको स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रही है, आप एक बार बात कर लीजिए, किस बच्चे को नहीं दिख पा रही है। किसको नहीं नजर आगे पे स्क्रीन? सर अब अब तो दिख रही सबको है, स्क्रीन। पहले नहीं दिख रही थी। हाँ, तो जैसे कि हमने बाकी विड्रॉल सिम्टम्स और बाकी हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स की बात करी, अब अगला जो चीज है मुझे बात करनी है अबाउट द सिगरेट स्मोकिंग। अब जो टोबैको स्मोकिंग है ना, उसमें जो निकोटीन है वो एक ऐसा केमिकल है जो स्टिमुलेंट है, जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है, नींद से जगाता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। उसका अमाउंट चाय कॉफी में भी रहता है थोड़ा सा। तो निकोटीन उतना खतरनाक नहीं है, हमें निकोटीन से ज्यादा बहुत मेजर इशू नहीं है, वो हमें कैंसर कॉज नहीं कर रहा है। ठीक है। जो सिगरेट को जब जलाया जाता है, तो जब टोबैको बर्न होता है, तो उसकी गैसेस जो होती है, जो उसकी स्मोक है, उस स्मोक में बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं, बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं। जो कुछ कॉमन कार्सिनोजेंस यहाँ लिखे हुए हैं, जो आपको ऑफकोर्स नहीं जानने हैं। ठीक है। क्योंकि आपको कार्सिनोजेंस से इतना मतलब नहीं है कि कौन कौन से हैं, आपको इफेक्ट जाना है। देखिए कार्सिनोजेंस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड है, ये आपके लंग का और नेजल चैम्बर का कैंसर कॉज कर सकता है। बेंजीन है, ये लंग का और ब्लड का कैंसर कॉज कर सकता है, मतलब सब में लंग तो कॉमन है ही। ठीक है। तो लंग का कैंसर या ओरल कैंसर या नेजल कैंसर या ब्लड कैंसर कॉज करने में सिगरेट स्मोक का रोल हो सकता है। इतना ही नहीं, लिवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, सर्विकल कैंसर, इसोफेजाइटल कैंसर, इन सब में भी सिगरेट स्मोक का रोल हो सकता है। इवन द ब्लाडर कैंसर, इन सब में रोल हो सकता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बर्निंग में, वो भी काफी सारे इफेक्ट क्या कर रही है, कॉज कर रही है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, एम्फाइसेमा। ये तो उसके अलग अलग रीजन है सिगरेट स्मोकिंग के। एम्फाइसेमा हो गया, ठीक है ना, अलग अलग तरह के कैंसर हो गए। ठीक। तो सिगरेट स्मोकिंग भी एक तरीके का एब्यूज है, टोबैको प्लांट का एब्यूज है, निकोशियाना प्लांट का क्या है, एब्यूज है। ओवरऑल ऑब्जर्व करें तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस डायग्राम दिखा रखा है, ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह का, गले का, ईसोफेगस का, लैरिंक्स का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, मायोकार्डियल इनफार्क्शन मतलब कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ा देना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब कि एक हाई लेवल का लंग्स का इंफ्लामेशन, एम्फाइसेमा आपके लंग्स की वॉल का थिन हो जाना और सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होना और दर्द होना, सिस्टेमिक आर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब कि आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल फाइबर्स का डिपॉजिट हो जाना, जिनकी वजह से ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का कम पहुंच पाना, इकीमिया हो जाना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाना, पेप्टिक अल्सर मतलब कि पेट में छाले हो जाना, इवन गले में छाले हो जाना, इस वजह से छाले हो जाना, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाना, पैनक्रियास का कैंसर हो जाना। ये सारी चीजें टोबैको स्मोकिंग के साथ क्या है, रिलेटेड है, सिगरेट स्मोकिंग के साथ क्या है, रिलेटेड है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? सो दैट इज अबाउट द टोबैको स्मोकिंग। टोबैको 400 सालों से पहले से भी हमारे देश में इस्तेमाल होता जा रहा है। ठीक है। और कुछ रिचुअल्स का भी कई प्लांट पार्ट होते हैं, जैसे कैनबिस सटाइवा कुछ रिचुअल्स का पार्ट है, टोबैको प्लांट कुछ रिचुअल्स का पार्ट है। ठीक है ना। लेकिन जैसे बीटल नट, ठीक है ना, जो भी कैंसरस हो सकता है, बीटल नट जिसको आप सुपारी के नाम से जानते हैं, वो भी कहीं रिचुअल्स का पार्ट है, लेकिन बीटल नट्स कैन ऑल्सो बी कैंसरस। तो
हमारे ट्रेडिशंस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की बात की जाती है जो जिनका कंजम्पशन कहीं ना कहीं कैंसरस हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं। अगला है अल्कोहल एब्यूज। अच्छा, याद रखिएगा कि जो निकोटीन है, जो टोबैको के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो हार्ड ड्रग है, उसकी आदत पड़ जाती है। अल्कोहल भी हार्ड ड्रग में आता है, हाँ, उसकी भी आदत पड़ जाती है। और अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो उसको लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, जिसको हम अल्कोहलिक बोलते हैं, उनकी बॉडी में लॉन्ग टर्म में काफी सारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाएगा। अब अल्कोहलिक हम किसको बोलेंगे? अगर कोई मेल है, ठीक है, और वो 30-30 ml के 2 ग्लासेस से ज्यादा अल्कोहल पर डे पी रहा है, तो उसको हम अल्कोहलिक बोलते हैं। और अगर कोई फीमेल है, 30 ml ग्लास पर डे से ज्यादा अगर वो ड्रिंक कर रही है, तो फिर हम उस फीमेल को अल्कोहलिक बोलते हैं। तो अल्कोहलिक हम उन मेल और फीमेल को बोलते हैं जो कंटिन्यूअसली और ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल के नेगेटिव इम्पैक्ट्स पूरी बॉडी पे हैं, मैं वन बाय वन सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ। और अल्कोहल का मेरा मतलब किससे आपको पता है? इथाइल अल्कोहल से, जो हम किसी भी शुगर सबस्ट्रेट को यूज करके बना सकते हैं। तो शुगर सबस्ट्रेट में आप पोटैटो ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, ग्रेप ले सकते हो, मोलासेस ले सकते हो। तो अल्कोहल टू अल्कोहल कंटेंट एंड बनाने के तरीके के आधार पे, अमाउंट ऑफ अल्कोहल के आधार पे, सोर्स के आधार पे अलग अलग किस्म के अल्कोहल हम जानते हैं। वी नो वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, ठीक है ना, शैंपेन, टॉडी, ये सब अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। और इन सब में अल्कोहल का अमाउंट पर्सन टू पर्सन, सॉरी, ड्रिंक टू ड्रिंक क्या करता है? वेरी करता है। ठीक, जहां पर शैंपेन और बियर में अल्कोहल का अमाउंट कम है, विस्की ब्रांडी के अंदर अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा है। खैर, आगे बात करते हैं। पहला सिम्टम है, अगर एक एक बात करें, ब्रेन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है अल्कोहल का। ब्रेन पे गहरे असर की बात करें तो दोनों ही पार्ट को इफेक्ट करता है, सेरिब्रम भी और सेरिबेलम भी। क्योंकि ये सेरिब्रम को इफेक्ट करता है, तो आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, दिखने की क्षमता कम हो जाती है, 1 के 2, 2 के 4 नजर आ सकते हैं। सोचना जो आपके लिए पहले गलत था, अब वो सही हो सकता है, मोरल वैल्यूज डाउन हो जाती हैं। क्योंकि ब्रेन कंट्रोल में नहीं है, तो आप ठीक से बोल भी नहीं पाते, आप लड़खड़ा लड़खड़ा के बोलते हैं, लड़खड़ा के आप चलते हैं, क्योंकि सेरिबेलम भी इफेक्ट हो गया है। रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप ब्रेक मारने में टाइम लगाओगे, नजर आपको आएगा नहीं, ठीक है, कंट्रोल आपसे गाड़ी होगी नहीं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ बिग क्राइम इन एनी कंट्री, क्योंकि वो ब्रेन पर सीधा क्या करता है? असर करता है। कौन? अल्कोहल, पहले सेरिब्रम पे, फिर सेरिबेलम पे। जो लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक्स है, उनको कुछ इस नाम के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, अल्कोहल क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 के साथ इंटरफेयर करता है, तो पीपल में सफर फ्रॉम अ डिसऑर्डर नोन एज कैरासैकॉफ सिंड्रोम, कैरासैकॉफ एंड वर्निक सिंड्रोम। कैरासैकॉफ सिंड्रोम इज सिंड्रोम जहां पे आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं रहती, दैट इज कैरासैकॉफ सिंड्रोम। और वर्निक सिंड्रोम के अंदर जो आई का कोऑर्डिनेशन है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता आई का, आई बॉल मूव करता रहता है, ब्लिंक करता रहता है। और ये सिम्टम्स विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं। तो एल्कोहलिक कैरासैकॉफ सिंड्रोम भी हो सकता है, मतलब कैरासैकॉफ और वर्निक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है हैवी ड्रिंकिंग के। तो ये तो बात हुई कि ब्रेन को अल्कोहल किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, और भी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, ये देखते हैं। हैलुसिनेशन कॉज कर सकता है, बिहेवियर चेंजेस ऑफ ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट डैमेज,
एल्कोहल जब शुरू में लिया जाता है, हल्के अमाउंट में लिया जाता है, तो वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ब्लड वेसल डायलेट होगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ज्यादा अल्कोहल लेने से हार्ट रेट काफी स्लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हार्ट के डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। अल्कोहल को कैंसर के साथ भी रिलेट किया जाता है कि ये आपके लिवर का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, स्टमक का कैंसर, स्टमक के अल्सर्स, ईसोफेगस के अल्सर्स भी कॉज कर सकता है हैवी अल्कोहल। लिवर पे सबसे गहरा डैमेज पहुंचता है अल्कोहल का। शुरू में लिवर मोटा होता है, हेपाटोमेगाली, लिवर का फाइब्रस स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट जाता है, फाइबर्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। ठीक है, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। अल्कोहल की वजह से लिवर का इन्फ्लेमेशन होना, लिवर डैमेज होना, जॉइंटिस लाइक सिम्टम होना, ठीक है, लिवर का स्वेल चढ़ जाना, फैटी लिवर हो जाना, ये सब सिम्टम्स अल्कोहल के हैं। पैनक्रियाज में भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, पैनक्रियाइटिस। ऑक्सीजन कंटेंट कम करके आपको फैटीग कॉज कर सकता है, थकावट महसूस करा सकता है अल्कोहल। ठीक है ना। इनफर्टिलिटी, जो ज्यादा अल्कोहलिक्स होते हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी का भी इफेक्ट देखा गया है। और अगर मतलब स्पर्म काउंट लो हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाना, वाइटलिटी कम हो जाना, ये सब अल्कोहल के सिम्टम्स है, अल्कोहल हैवी ड्रिंकिंग के इफेक्ट्स है। देन बर्थ डिफेक्ट्स, जो फीमेल प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंज्यूम करती है, ऐसा हो सकता है कि जो उसका बेबी बॉर्न हो उसको बहुत सारे सिम्टम्स हो, जैसे कि उसका माल डेवलपमेंट हो, हाथ पैर प्रॉपर डेवलप ना हो, दांत बहुत ही छोटे हो, सही से डेवलप ना हो, गम्स ब्लीडिंग हो, ठीक है, या मेंटली रिटार्डेड हो। ठीक, तो ये सब चीजें, और हार्ट के सिम्टम्स, स्पेसिफिकली हार्ट प्रॉपर डेवलप ना हो, ठीक है ना, जैसे कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, फॉरमन ओवेल का ठीक से ना क्लोज होना, या हार्ट के ऑरिकल वेंट्रिकल का ठीक से ना बनना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं उन बच्चों के जिनकी मदर हैवी अल्कोहलिक्स होती हैं, अल्कोहलिक होती हैं, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसके अलावा हड्डियों का कमजोर होना, बोन्स का वीक हो जाना। एक जो हैवी अल्कोहलिक है उसकी हड्डी में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हड्डियां भी वीक हो जाती हैं, मसल्स भी वीक हो जाती हैं। अगर उसको डायबिटीज है तो डायबिटीज का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ सकता है अल्कोहल की वजह से, मसल्स डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। और नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो सकता है, नम्बनेस मतलब कि पैरों का सुन्न हो जाना, कमजोर हो जाना, ये भी सिम्टम्स अल्कोहल की वजह से होते हैं और हो सकते हैं। मतलब बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पे अल्कोहल एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पहुंचाए। तो एक हैवी अल्कोहलिक जो होता है, आप ये समझ लीजिए कि स्लोली ग्रेजुअली वो अपनी बॉडी को डैमेज ही कर रहा है। सो दैट इज अबाउट द अल्कोहलिक्स। एंड ऑफ कोर्स अल्कोहलिक एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है, तो इसको आप इजीली छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर जाके अंडर द मेडिकल केयर ही आप इन ड्रग्स को छोड़ सकते हैं। लास्ट में हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की बात है कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो और भी ड्रग्स का अब्यूज करते हैं, और उन ड्रग्स में इंक्लूडेड हैं स्टिमुलेंट्स, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स। देखिए, कुछ स्टेरॉइड वो लेंगे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको लिया जा सकता है, लेते हैं। कोई दूसरा स्टिमुलेंट लेते हैं जिससे मसल एक्टिविटी या एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है।
मास बढ़ाने के लिए, बॉडी वेट बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिए जाते हैं, ठीक। और साथ ही साथ ताकि वो डोपिंग में ना फंसे, ताकि जब उनका ब्लड टेस्ट हो तो उनके ब्लड टेस्ट में वो केमिकल ना आए, तो वो डायूरेटिक्स भी लेते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? यूरिन का आउटपुट बढ़ा देते हैं। अब यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा तो जो ड्रग है उन्होंने लिया है वो यूरिन के थ्रू सारा का सारा निकल जाएगा और टेस्ट में नहीं आएगा। तो डायूरेटिक्स भी कई स्पोर्ट्स पर्सन एब्यूज करते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरॉन और डायूरेटिक्स, ये सब जो केमिकल्स हैं ये लिए जाते हैं। अच्छा, मसल डेवलपमेंट के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे कि आप इस पर्सन को देख रहे हो, काफी हष्ट पुष्ट पहलवान है ये, ऐसी बॉडी बनाने के लिए लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, बहुत कॉमन है। लेकिन टाइम के साथ जब वो उतने सक्षम नहीं रह जाते कि वो उतनी एक्सरसाइज कर पाए, तो धीरे धीरे इसके ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि बाल्डनेस, गंजापन, स्ट्रोक्स एंड ब्लड क्लॉट्स, हेडेक, सीवियर एक्ने ऑन फेस एंड बैक। समझ रहे हैं आप? सर में दर्द, बाल वाना उड़ जाना, स्ट्रोक्स होना, ब्लड क्लॉट होना, ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट डिजीज, है ना, ब्लोटिंग, impotency, that is erectile dysfunction, reduced pump count, joints में एक, aggressive behavior, mood swings, prostate का enlarge होना, testicles का small हो जाना, mood swings होना, liver damage होना, breast का development, gynecomastia, female like symptoms, तो urinary disorders। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स, मतलब कि जो हड्डियां हैं उसमें ग्रोथ सेंटर होते हैं जिनकी वजह से आपकी हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है। उन ग्रोथ सेंटर्स का जल्दी से क्लोज हो जाना, जिनको हम एपिफाइसियल प्लेट भी बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने जब आपको बोन बताया था। तो उन ग्रोथ सेंटर्स का जल्दी बंद हो जाना, यानी जल्द ही छोटी एज में हाइट का रुक जाना, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं किसके ऊपर? एक पर्सन जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है। ये सारे इफेक्ट्स तो मैंने एक मैन के ऊपर बताया। अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन में भी ऐसे ही इफेक्ट्स होंगे। उसके अलावा रिड्यूस्ड ब्रेस्ट साइज, क्लाइटोरिस का एनलार्ज हो जाना, फेशियल और बॉडी हेयर का कम हो जाना, सॉरी बढ़ जाना, मतलब कि मेल लाइक सिम्टम्स, हिरोसिज्म बोलते हैं इसको, फेस पर बॉडी पे हेयर बढ़ जाना, वॉइस का डीप हो जाना, मेल लाइक वॉइस हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एबनॉर्मल हो जाना, ये सारे मूड स्विंग्स हो जाना, ये सारे सिम्टम्स फीमेल के ऊपर भी हैं। और बाकी तो कॉमन रहेंगे जो मेल फीमेल में है, लिवर डैमेज, नोजिया, हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये जो डार्क ब्राउन से लिखे हुए हैं ना, ये स्पेसिफिक टू मेल्स हैं, ये वाले बाल्डनेस, हेडेक, ये मेल के लिए, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे फीमेल के लिए। और जितने वाइट से दे रखे हैं वो सारे कॉमन हैं, जॉइंट में दर्द, एग्रेसिव बिहेवियर, ब्लोटिंग, नोजिया, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, लिवर डैमेज, ब्लैडर प्रॉब्लम्स, ये सारे क्या है? कॉमन है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, बोथ ऑन मेल एज वेल एज फीमेल। क्लियर? तो इस टॉपिक के अंदर और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। तो आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मुझसे पूछ लें, फिर उसके बाद एंड करेंगे क्लास को। सर आपने स्टार्टिंग में और क्या ये पढ़ाया था? इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, या पूछ सकते हैं आप अभी या नेक्स्ट क्लास में, किसी भी तरीके से। किसी का कोई डाउट? सर आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था? कौन सी स्टार्टिंग में? सर मेरे पास लिंक ही नहीं आया था तो बहुत लेट कनेक्ट हुआ था।
कितना स्टार्टिंग? अरे कितना स्टार्टिंग में भाई, मुझे क्या पता तुम कब 30 आई हो? मिनट तक। अरे बेटा तो मुझे ये बता दे, मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं तो क्लास ले रहा था तो। सर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा। 30 मिनट सर, तूने टॉपिक शुरू कहाँ से किया सर था? ये नहीं पता कहाँ से किया था आपने। अरे भाई, अरे नहीं, तूने कहाँ से सुनना शुरू सर किया था? मैंने वो आपने अल्कोहल का पढ़ाया था, अल्कोहल अब्यूज वाला कुछ। हाँ अल्कोहल अब्यूज से शुरू किया तूने? तो उससे पहले मैंने क्या सब क्या पढ़ा दिया। बताया था? कैनाबिनॉइड्स और अब क्या 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 कैनाबिनॉइड्स के बारे में बताया था, और कोका एल्कलॉइड्स के बारे में बताया था, ओपिएट्स के बारे में बताया था, जो जितने ड्रग्स वगैरह एनसीईआरटी में सबके बारे में बताया था मैंने। मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, सिलोसाइबिन, तो सब चीजों के बारे में बताया था। अब तो ऑनलाइन जाके लेक्चर देखियो, सर उसमें आती नहीं है ये जल्दी से। अवेलेबल हो जाएगा तुमको।